जैसे एक सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम है। आपने पढ़ा इसका टाइम पीरियड का फार्मूला है। इसका टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। सिंपल पेंडुलम का एल लेंथ थी, जी वैल्यू थी। हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब कुछ क्वेश्चन ना सिंपल पेंडुलम के इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पूछे जाते हैं, तो क्या पूछ सकता है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर आपको ध्यान हो तो आप इसमें जी की जगह ना मेरे ख्याल से आप लिखते थे जी इफेक्टिव। क्या लिखते थे? जी इफेक्टिव, नेट वैल्यू ऑफ जी। जैसे कई बार हम इसको लिक्विड में डाल देते थे, भाई हम ले लेते थे हाइट पे ले जाते थे, माइंस में ले गए थे, इस तरह कुछ पढ़े थे हमने, तो जी इफेक्टिव लिखते थे हम। याद आया तो शायद आप लोगों को। तो उसी से रिलेटेड यहां कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें पेंडुलम के ऊपर चार्ज दिया हो, पेंडुलम के ऊपर चार्ज दे रखा हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, बेटा एक सिंपल पेंडुलम है, एल इसकी लेंथ है। मान लो हमने इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज। और बेटे जहां ये पेंडुलम हमने सस्पेंड कर रखा है वहां एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। मान लो ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी डाउनवर्ड। तो ये जो क्वेश्चन थे इसमें हम एक टाइप के क्वेश्चन यहां भी बनते हैं। अगर हमें ये फॉर्मूला ध्यान है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब बेटा याद करो, आप जब आप ये एक पेंडुलम के ऊपर चार्ज दे दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, तो उसके ऊपर एमजी तो जो लगेगा लगेगा ही, एमजी तो उस पर लगना ही है। एमजी के अलावा एक नीचे फोर्स क्यू इंटू ई लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड लग जाएगा। तो यहां जी इफेक्टिव अगर मैं निकालूंगा, जी इफेक्टिव, तो क्या बनेगा भाई? एमजी प्लस क्यू ई बाई मास। जी इफेक्टिव का मतलब नेट एक्सलेरेशन डाउनवर्ड, तो टोटल फोर्स होगा एमजी बाई क्यू ई, मास से डिवाइड कर दो जी आ गया। तो इसमें जी बन जाएगा जी प्लस क्यू ई बाई एम। जी की वैल्यू क्यू बाई, एक एक्सलेरेशन क्यू ई के कारण आ जाएगा इसके अंदर। अगर ये वैल्यू भरता हूं तो टाइम पीरियड इसमें बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस क्यू ई बाई एम। ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें जी इफेक्टिव जी प्लस क्यू ई बाई एम क्यों आया समझे? क्योंकि क्यू ई नीचे लगा, वो जी के अंदर ऐड हो गया, उसके कारण जो एक्सप्रेशन होगा जी के अंदर ऐड हो गया, जिसके कारण आपका नेट एक्सप्रेशन या जी इफेक्टिव बढ़ गया। तो ये आपका आंसर है। इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लिया है, चार्ज पॉजिटिव लिया है, इसलिए क्यू ई नीचे लग गया। तो इस तरह के कई सारे केस बना सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और दे देता हूं एग्जांपल, ये समझ में तो आया होगा मेरे ख्याल से, तो कोई बड़ी बात तो मैंने बताई नहीं है। इसमें बस जी इफेक्टिव आपका बढ़ गया है, वो हमने नोट करना था इसमें। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जिसमें चार्ज में नेगेटिव ले लेता हूं, चार्ज में नेगेटिव ले लूं। जैसे ये पेंडुलम है बेटा, मैं इसमें चार्ज देता हूं माइनस क्यू, डाउनवर्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड। आपको मैंने शुरू में बताया था कि नेगेटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर जो फोर्स लगाएगी वो अपनी डायरेक्शन के अपोजिट लगाएगी। तो इस पर क्यू ई जैसे इस पेंडुलम पर नीचे लग गया एमजी, सॉरी, और क्यू ई ऊपर लग गया, तो इसका अगर मैं जी इफेक्टिव निकालूंगा तो मेरे ख्याल से इसका बनेगा एमजी माइनस क्यू ई बाई एम, तो वो बनेगा जी माइनस क्यू ई बाई एम। तो इसका टाइम पीरियड अगर मैं लिखना चाहूं तो 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी माइनस क्यू ई बाई एम, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। समझ में तो आ रहा होगा? हाँ बिल्कुल बेटा। इसमें ये ध्यान रखना कि मैं इसमें ये मान रहा हूं कि क्यू ई एम जी से कम है, क्यू ई एम जी से कम है, ये मैं मान के इसमें चल रहा हूं, ठीक। तो उसके हिसाब से ये आंसर है, वरना तो ये रस्सी सेलेक्ट कर जाएगी फिर तो इसमें क्यू ई इज लेसर देन एम जी, ये मान के मैंने आपको बताया है। तो इस तरह की चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो तो आपको ये देखना होता है मेनली कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, उसे जी घटा है या बढ़ा है, ये चीज नोट कर लो, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दो। मेरे ख्याल से समझ गए हैं आप, कर लेंगे इसको। एक मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल और दे लेता हूं, चलो। जैसे मान लो चार्ज इस पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो तो बेटा एमजी तो नीचे लग गया,
क्यू ई ऊपर लगा, तो इसमें जी इफेक्टिव क्यू ई जी माइनस क्यू ई बाई एम वाला केस बनेगा। तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी माइनस क्यू ई बाई एम, ये आंसर आ जाएगा। मान लीजिए ये पेंडुलम है, इस पर चार्ज दे दिया प्लस क्यू, मास तो है ही है इसका, और ओरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी भाई, ओरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इसको ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा तो इसमें क्या होगा देखो, फिर ये सिस्टम कुछ यूं हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम यहां कहीं होगा, क्यू ई यहां लगेगा, एम जी यहां लगेगा। तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये बनेगी अब की बार, इक्विलिब्रियम ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इसमें ये मान लेना भाई ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी पूरे रीजन में हमने, यहां इस पूरे रीजन में ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इसका जी इफेक्टिव क्या बनेगा, देखो इसके एक एक्सप्रेशन यहां से, एक एक्सप्रेशन यहां से, तो यहां जी इफेक्टिव इस केस में ये बनेगा भाई, दोनों एक्सप्रेशन 90 डिग्री पर हैं, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपका जी इफेक्टिव। मेरे ख्याल से आपको ध्यान हो, सूडो फोर्स वाला एक केस बनता था, गाड़ी की छत से पेंडुलम बांध दें फिर उसको वाइब्रेट करवाएं, याद होगा शायद, तो वो कुछ इससे मिलता जुलता ये केस बन गया। तो यहां उस तरह का केस बन गया, मतलब वो नहीं है लेकिन थोड़ा है। तो इसका टाइम पीरियड लिखना हो तो 2 पाई अंडर रूट एल ओवर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर, ये केस बन जाएगा इसका। आ रहा है समझ में? तो इसका टाइम पीरियड जी इफेक्टिव आपका ध्यान रखना कि हाँ, इसमें एक केस और ध्यान देना है, इसमें एक पॉइंट और ध्यान देना है। इधर देखो बेटे, इससे पहले वाले जो केस थे ना, जो भी मैंने इस क्वेश्चन से पहले करवाए, उनमें क्या था कि इक्विलिब्रियम जो होना था, जैसे मैंने ये केस करवाया, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो ये याद रखना था इन पहले वाले केसेस में ये पोजीशन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, तो वाइब्रेशन इसके अबाउट होने थे, इस पॉइंट के अबाउट वाइब्रेशन होने थे, ये इक्विलिब्रियम था। बट इसमें ये इक्विलिब्रियम है, ये जो मैंने पोजीशन बढ़ा रखी है ना एट सम एंगल, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहां ये रुका हुआ है इस टाइम पर, ये इक्विलिब्रियम दिखा रखे मैंने। अब इससे हिलाऊंगा ना, यहां से हिलाऊंगा तो वाइब्रेशन होंगे, इस पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन होंगे। ये जो पोजीशन है ना, इसके अबाउट वाइब्रेशन नहीं होंगे, इसके अबाउट वाइब्रेशन नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है। यहां से हिलाने के बाद यहां जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये साइड में हो गया, यहां रुक गया, यो इक्विलिब्रियम एक्वायर कर लिया। अब इससे हिलाऊंगा तो वाइब्रेशन होने हैं, इक्विलिब्रियम ये नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है। ये पॉइंट इसमें जरूर याद रखना आप लोगों ने। बेटा देखो, ये शुरू में था कि मान लो मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज ना दे रखा हो, यूं था, तो पहले इस पर एक फोर्स लग रहा था एमजी, एक्सटर्नल, टेंशन तो इंटरनल है। फिर ये लगाते एक फोर्स और लग गया क्यू ई, वो इसको साइड में ले गया यहां, तो दो फोर्स हो गए 90 डिग्री पर। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं निकालता, रिजल्टेंट फोर्स निकालता, तो क्या आता, वो आता अंडर रूट एमजी का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर आता। एक्सप्रेशन निकालता तो मैं मास से डिवाइड करता, जिसको मैं जी इफेक्टिव बोलता, और वो जी इफेक्टिव मैंने डायरेक्ट लिख दिया था यहां, ये मानते हो कि आपको पता है, तो वहां से मैंने ये लिख दिया कि नेट फोर्स बनता ये, उसको मास से डिवाइड करके जी इफेक्टिव आ जाता। वो जी इफेक्टिव मैंने टाइम पीरियड के फॉर्मूले में भर दिया। मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, माइनस क्यू चार्ज लिया, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले लूंगा तो एमजी नीचे लगा, क्यू ई इधर लगा, और ये पेंडुलम अब की बार यूं हो जाएगा बेटे, क्यू ई एमजी इस पोजीशन से इधर चला जाएगा आयुष, और बाकी चीजें सेम हैं। आदित्य ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा टेंशन का रोल है क्या सर। बेटा अगर आपको थोड़ा सा ना डेरिवेशन अगर ध्यान आए, जब मैंने 11th में डेरिवेशन करवाई होगी ना इसकी पेंडुलम की, तो इसमें जो टॉर्क लगता था वो टेंशन के कारण नहीं लगता था, याद करो। टेंशन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के थ्रू पास करेगी, इसलिए टेंशन का कोई रोल नहीं है टाइम पीरियड निकालने में, क्योंकि टेंशन ना तो इसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, ना ले जाने के लिए, ना वापस ले जाने के लिए, इसलिए मैंने टेंशन नहीं दिखाई। मैंने डायरेक्ट ये मान के करा कि आपने 11th में ये कर रखा है और डेरिवेशन आपको ध्यान है, उसके हिसाब से मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, डेरिवेशन नहीं करवाई बेटे मैंने।
आदित्य को बता रहा हूं मैं चीज। 11th में इसकी डेरिवेशन सिखाई गई थी, यहां तो फार्मूले में पुट की है मैंने वैल्यू। ये मान के भी 11th में तो चीज तो पता ही है आप लोगों को, तो फार्मूला जो था वो पढ़ दिया मैंने बस। अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन, इफेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करवाऊंगा, उन पर ध्यान देना बेटा। एक बॉडी आपको मान लीजिए वाटर ड्रॉपलेट है, ये आपको क्वेश्चन दिया। अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट है, एम इसका मास है, क्यू इस पर चार्ज है, एम मास क्यू चार्ज। क्वेश्चन ये है, ये कह रहा भी हम ये चाहते हैं कि ये वाटर ड्रॉपलेट एयर में सस्पेंडेड रहे, ये वाटर ड्रॉपलेट एयर में सस्पेंडेड रहे, तो बताओ इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हम वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करें। कंडीशन है कि हम वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और हम चाहते हैं कि ये वाटर ड्रॉपलेट जो है ना एयर में सस्पेंडेड रहे, नीचे ना गिरे, तो बताइए हमें कम से कम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। बेटा पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये एयर में सस्पेंडेड कब रहेगी। बेटा इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, वेट इसको नीचे खींचेगा। अगर आप चाहते हैं ये नीचे ना गिरे तो आपको वेट बैलेंस करवाना पड़ेगा। वेट बैलेंस करवाना है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर आना चाहिए, तो चार्ज पॉजिटिव है तो आप चाहते फोर्स ऊपर आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ होनी चाहिए पहली बात तो, तभी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऊपर लगेगा, और वो फोर्स होगा Q इंटू ई। और ये फोर्स इसके वेट को अगर बैलेंस कर ले तो वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड रह जाएगी। ये वेट जो है बैलेंस होना चाहिए F के द्वारा, तो तब ये वाटर ड्रॉपलेट एयर में सस्पेंडेड रहेगी। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि ये फोर्स वेट के बराबर इक्वेट कर दो, तो F इज इक्वल टू mg लिख दो, या QE इज इक्वल टू mg, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी mg बाय Q। ये कह रहा है एक वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप, इस वाटर ड्रॉप की रेडियस जो है ना 1 मिलीमीटर है। इस वाटर ड्रॉप की रेडियस दे दी, अब की बार मास नहीं दिया, रेडियस दे दी। ये कहता है वाटर ड्रॉप की रेडियस है 1 मिलीमीटर, और इसके ऊपर चार्ज दे रखा हमने 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है इस वाटर ड्रॉप पर, रेडियस 1 mm है। ये कहता बताओ इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगाएं ताकि ये वाटर ड्रॉप एयर में सस्पेंडेड रहे। ये वाटर ड्रॉप एयर में सस्पेंडेड रहे, तो बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर हम अप्लाई करें। चारू ने भी आंसर दे दिया था पिछले वाले क्वेश्चन का। तो अब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, न्यूमेरिकल दे दिया, रेडियस और चार्ज दे दिए। तो बेटा देखो सेम क्वेश्चन है, इसके वेट को बैलेंस करवाना है, mg इज इक्वल टू F इक्वल टू QE होना चाहिए। अब इसने E पूछा भी, E की वैल्यू बताओ, QE इज इक्वल टू mg, बट इसने M नहीं दिया ना, तो M हमें खुद निकालना है। M होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी M होगा। स्फेरिकल ड्रॉप मानेंगे हम इसकी, तो स्फीयर के हिसाब से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके हैं। तो QE इज इक्वल टू 4π/3 r³ रो इंटू जी। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे, बाकी सब चीज मेरे को दे रखी है इसने, तो इसमें वैल्यू भरो, E निकालो। E की वैल्यू बताओ भाई, 4π/3 r³ रो जी बाई Q। इसको सोल्व करो तो E इज इक्वल टू, दिखेगा नहीं शायद वहां भाई, E इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7, 3 गुणा में 7, R की वैल्यू 1 mm, तो 10 की पावर -3 का क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3, G भी 10 ले लेना बेटा, डिवाइड बाय Q कितना दे रखा 2 माइक्रो, तो 2 इंटू 10 की पावर -6। ये सोल्व तुम करो, लेकिन खुद सोल्व करो तुम लोग, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो ये मतलब इस तरह कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड फोर्स के बराबर कर दो। बेटा मान लो एक बॉडी है, वाटर ड्रॉप बोल दो या बॉल बोल दो, कोई भी, क्यों इस पर चार्ज है, क्यों चार्ज है इस पर, और इसका वेट मैं नेगलेक्ट करूंगा, वेट नहीं ले रहा मैं, ध्यान रखना है, जो कंडीशन दे रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना होता है। अब अगला क्वेश्चन है एयर रेजिस्टेंस का ले रहा हूं मैं इसमें। ये कह रहा है भाई ये एक बॉडी है, क्यों चार्ज है, और इस पर एक ऑरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा रखी है, ऑरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है। वेट मैं नहीं ले रहा, मैं वेट को नेगलेक्ट कर रहा हूं, ये बात दिमाग में रखना बेटे। तो क्वेश्चन ये है कि भाई जहां ये बॉडी है ना वहां एयर रेजिस्टेंस है। अब की बार अब मूविंग बॉडी की बात कर रहा हूं। ये कह रहा है कि ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड v से चल रही है,
अगर ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड v से चल रही है, इफ दिस बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v, मतलब हमने ये मानना कि यहां एयर रेजिस्टेंस है, वी विल आल्सो कंसीडर द एयर रेजिस्टेंस। वेट को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन अब की बार ये है कि ये बताओ, अगर ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द एयर? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द एयर? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताना है आपको। तो बेटा देखो, इस पर एक फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू ई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने बोला उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका जितना फोर्स आगे लगा उतना ही फोर्स पीछे लगा इस पर विस्कोसिटी का, और वो लगेगा 6 पाई ईटा आरवी। पीछे वाला फोर्स होगा 6 पाई ईटा आरवी। आपको ध्यान होगा एक विस्कस ड्रैग स्टोक्स लॉ से निकालते थे हम, तो यहां से ये आपका विस्कस ड्रैग लगा, क्यू ई आगे लगा। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। इन दोनों फोर्स को बराबर करके आप ईटा निकाल सकते हैं। तो 6 पाई ईटा आरवी इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहां से ईटा आ जाएगा क्यू ई ओवर 6 पाई आर इंटू वी। यहां से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल सकते थे। एक बच्चे ने मेरे से एयर रेजिस्टेंस के बारे में पूछा था, तो मैंने उसके हिसाब से क्वेश्चन बना के समझा दिया आपको कि एयर रेजिस्टेंस भी दे रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमारे तो फोर्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे मैं करवाता हूं, अगला क्वेश्चन करवाता हूं। एफ इज इक्वल टू क्यू ई से रिलेटेड ही है, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। अब मैं करवाता हूं इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन बेटा, इंक्लाइंड प्लेन के। 11th में फ्रिक्शन के चैप्टर में इंक्लाइंड प्लेन के कुछ क्वेश्चन करवाए थे हमने, वही क्वेश्चन हम यहां करवाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब इंक्लाइंड प्लेन के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान से करना। 11th में आपने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन करवाए थे, बॉडी को कम से कम कितना फोर्स लगाएं, नीचे ना जाए ऊपर ना जाए, वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, थोड़ा सुनो एक बार। अब पहला केस मैं ले रहा हूं कि एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, कोई फ्रिक्शन नहीं ले रहा मैं। इस पर एक बॉडी रख दी, एम मास है, क्यू इस पर चार्ज है, एम मास क्यू इस पर चार्ज। तो क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है कि ये बताओ, अगर हम पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना चाहते हैं, पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि बताओ कम से कम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएं ताकि ये बॉडी नीचे की तरफ ना चले, ये बॉडी रेस्ट में रहे, ये बॉडी रेस्ट में रहे। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो हम ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है और हम चाहते हैं बॉडी नीचे स्लाइड ना करे, तो ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना चाह रहे हैं, तो कम से कम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं ताकि बॉडी नीचे स्लाइड ना करे। तो इक्विलिब्रियम में रखना है इसको। तो इसमें लगने वाले फोर्स दिखा दो भाई। आपको ध्यान होगा इसके वेट को रिजोल्व करते थे आप, तो यहां एक कंपोनेंट था mg sin थीटा, यहां आता था mg cos थीटा, यहां होती थी नॉर्मल रिएक्शन। अब E का फोर्स ऊपर आएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। अब इसमें क्या होगा कि ये फोर्स इसके वेट को अगर बैलेंस कर ले, अगर इक्विलिब्रियम में रखना चाह रहे हैं, तो क्यू ई mg sin थीटा के बराबर कर दो, तो E की वैल्यू आ जाएगी mg sin थीटा बाय क्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको लगानी पड़ेगी ताकि ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड ना करे। एंड इसमें होगा, अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन पूछ लेता तो वो होती है अपनी mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन। तो हमें चाहते हैं नीचे ना आए, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को अगर बैलेंस कर लेगा तो बॉडी नीचे नहीं आएगी, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर निकल जाएगा। मान लो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, अभी फ्रिक्शन नहीं ले रहा, अगले क्वेश्चन में मैं फ्रिक्शन भी लूंगा। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, बॉडी का मास m चार्ज क्यू, बॉडी का मास m चार्ज क्यू। अब की बार क्वेश्चन है कि अगर मैं इस पर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो क्या होगा? अगर मैं इस पर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, यूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगला क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए तो क्या होगा? ये तुम बता सकते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए पीछे की तरफ, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ E सो दैट बॉडी डज नॉट स्लाइड डाउन? अब बताओ E की मिनिमम वैल्यू क्या होता कि बॉडी स्लाइड ना करे? व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ E सो दैट बॉडी डज नॉट स्लाइड्स डाउन? बेटा यहां फोर्स आ गया mg sin थीटा, यहां लगा mg cos थीटा,
यहां लगी नॉर्मल रिएक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स यहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स यूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो आप। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा क्यू ई कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इसका यहां आएगा क्यू ई साइन थीटा। फोर्स जो ना, ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा आपकी बार। तो अब की बार क्वेश्चन आएगा क्यू ई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो इसमें से ई का आंसर क्या बना भाई, एम जी बाई क्यू साइन बाई कोस टेंजेंट थीटा बन जाएगा भाई। ये ई का आंसर बनेगा, एम जी बाई क्यू टेन थीटा। इसमें अच्छा, इसमें एन क्या होगा इस केस में, एन ये पिछले लगा था, इसमें एन क्या लिखूं भाई, मैं एन क्या लिखूं, ये एन है, जैसे मैं एन इसलिए पूछ रहा हूं कि जब फ्रिक्शन की बात करूंगा ना मैं, तो एन की हमें जरूरत पड़ेगी, एन की हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ 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 कैसे, बिल्कुल सही, एन इसके बराबर होगा, तो एन इसके बराबर होगा भाई क्यू ई साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ये एन निकालना जरूर ध्यान रखना अपने, एन में गलती ना हो जाए, जैसे ही फ्रिक्शन की बात करूंगा मैं तो फिर आपकी एन की जरूरत पड़ेगी, वहां पर पंगा हो जाएगा अगर हमने एन गलत कर दिया तो। जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाए, इसमें मैंने आपसे पूछा मिनिमम ई बताओ ताकि बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड ना करे, मिनिमम ई बताओ ताकि बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड ना करे। मैं एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, थोड़ा ध्यान देना मेरे क्वेश्चन पर। मैंने आपसे पूछा भी मिनिमम ई बताओ ताकि बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड ना करे, आपने कुछ आंसर निकाला, जो आपके क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन में आपके आंसर आए। अब किसी भी क्वेश्चन का एग्जांपल ले लो, किसी भी क्वेश्चन का एग्जांपल ले लो आप मुझे ये बताओ कि जो भी आपने किसी क्वेश्चन में, जैसे पहले वाले क्वेश्चन का एग्जांपल ले लूं, पहले वाले का, उसमें मान लो आपने ई निकाला, उस ई पर बॉडी नीचे आने से रुक गई थी, उस ई पर बॉडी नीचे आने से रुक गई थी। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं जो आपने ई निकाला था इंक्लाइंड प्लेन पर, पहले वाला क्वेश्चन, कोई भी एक का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो भी आपने ई निकाला था, अगर आप ई उसे थोड़ी सी ज्यादा लगा दो, अड़की से ज्यादा लगा दो, तो क्या होगा। जो आपने ई निकाला था, अगर आप ई उसे अड़की से ज्यादा लगा दो, मान लो आपका ई आया 100, लेट ई की वैल्यू आपकी 100 आई और आपने 101 लगा दी, तो बताओ बॉडी के ऊपर क्या होगा। अगर आपने जो अपने ई निकाला उसे हल्का सा भी ज्यादा ई लगा दिया, तो फिर बॉडी नीचे आने से पहले तो इस ई पे तो नीचे आने से रुक गई थी, अगर थोड़ी सी उसे ज्यादा लगा दूं, हल्की सी ज्यादा लगा दूं, फिर क्या हो जाएगा भाई, आंसर दो मेरे को इसका। तो बॉडी अपवर्ड मूव करेगी। अब की बार फ्रिक्शन होता तो वो टेंडेंसी का चक्कर आता, अभी फ्रिक्शन नहीं है तो सीधा इससे हल्की से ज्यादा लगाते ही बॉडी ऊपर चल पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। इस पर नीचे आने से रुक गई, इससे ज्यादा लगाने पर ऊपर चल पड़ेगी तुरंत। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेता हूं, मैं फ्रिक्शन वाला लेता हूं। बेटा एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, रफ सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी है एम मास की, क्यू चार्ज बॉडी पर, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। इसमें एंगल ऑफ रिपोज का जरूर ध्यान रखना है कि जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है या कम है। एंगल ऑफ रिपोज तो उम्मीद है आपको पता होगा कि भाई एंगल ऑफ रिपोज क्या होता था, कि जिस एंगल के से ज्यादा एंगल करते बॉडी नीचे स्लाइड कर जाती थी, वो था। अगला क्वेश्चन ये है बेटा कि ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा था, हमने मास इस पर एम है, बॉडी का चार्ज क्यू है, और इसके ऊपर पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन एक अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो अब क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि बताओ व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड so that body does not slides downward. What should be the minimum value of electric field so that body does not slides downward? ये है आपकी बार। अब रफ प्लेन है तो बेटा फोर्सेस दिखाओ पहले, तो कंसेप्ट तो वही है 11th वाला। यहां फोर्स आ गया mg sin थीटा, यहां n, यहां mg cos थीटा। बॉडी के अंदर नीचे आने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन अपवर्ड, क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये भी ऊपर की तरफ, ये फोर्सेस इस पर लगेंगे। अब क्वेश्चन ये था कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ई सो दैट बॉडी डज नॉट स्लाइड्स डाउनवर्ड। तो बेटा अगर ई मिनिमम है तो फ्रिक्शन होगा मैक्सिमम, फ्रिक्शन कौन सा होगा, मैक्सिमम। तो यहां फ्रिक्शन होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप तो
अब मैं चाहता हूं बॉडी नीचे ना आए, तो बॉडी नीचे कब नहीं आएगी? जब ये फोर्स बैलेंस हो जाए तो बॉडी नीचे नहीं आएगी। अब इसका मतलब हमें इस फोर्स को बैलेंस करवाना है, तो इसको कौन बैलेंस करेगा? इसको ये दोनों मिलकर बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी क्यू ई प्लस फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। ये इक्वेशन बनेगी, क्यू ई प्लस फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। और अब देखो फ्रिक्शन चाहिएगा मुझे इसमें, तो n किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर, तो n हो गया mg cos थीटा के बराबर। फ्रिक्शनल लिमिटिंग वो होगा म्यू n, फ्रिक्शन होगा म्यू n के बराबर, फ्रिक्शन होगा म्यू mg cos थीटा। तो इसमें कंसेप्ट ये था कि इसको अब की बार दोनों मिलकर बैलेंस करेंगे, बस ये ध्यान देना था आपको। तो यहां से क्यू ई प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, और क्यू ई इज इक्वल टू mg कॉमन साइन माइनस म्यू cos थीटा, और क्यू ले जाओ उधर, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा यहां से E इज इक्वल टू mg बाय क्यू साइन माइनस म्यू cos थीटा। ये E का आंसर आ जाएगा भाई। मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं कि आपको आता है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब आपने निकालना है अगला क्वेश्चन इसमें, मैक्सिमम E, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E सो दैट बॉडी डज नॉट स्लाइड्स अपवर्ड। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपने मैक्सिमम E निकालना है ताकि बॉडी ऊपर की तरफ स्लाइड ना करे। इसमें तो नीचे आने से रोकना था, अगले में अगर आप E बढ़ाते जाओगे तो बॉडी ऊपर जा सकती है। आपको मुझे यह बताना है कि E की मैक्सिमम कितनी वैल्यू लगा सकते हैं ताकि बॉडी ऊपर ना जाए। तो E की मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाल के लानी। एक तो ये क्वेश्चन है, और क्या दे रहा हूं वो भी नोट करो, मैं दो क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। एक और देखो भाई, एक आपने ये करके लाना घर से, ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, सरफेसिस रफ है, ध्यान रखना, बॉडी का मास m है, चार्ज q है। आपने अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन लगाई है। अगले क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है, फ्रिक्शन लेना है, जो भी क्वेश्चन वो रफ सरफेस के हिसाब से करने हैं। अब आपको बताना कि मिनिमम E ताकि बॉडी नीचे स्लाइड ना करे। एक तो इसमें बताना है मिनिमम E ताकि बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड ना करे। एक ये क्वेश्चन करके लाना है कि मिनिमम E कितनी लगाएं ताकि बॉडी नीचे ना आए। एक आपने और करना है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। और अगला क्वेश्चन ये है बेटा, m मास q चार्ज। अगले क्वेश्चन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है हॉरिजॉन्टल के अलोंग। इसमें केवल मिनिमम का क्वेश्चन बताया हो, इसमें तो केवल मिनिमम का आंसर आपने मेरे को देना है। इसमें दो क्वेश्चन देने हैं, दो आंसर देने हैं। अगले में आपको दो आंसर देने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लगानी है, आपको रफ इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, और आपको मुझे जवाब देना है कि मिनिमम E कितनी लगाएं ताकि बॉडी नीचे स्लाइड ना करे, और मैक्सिमम E कितनी लगाएं ताकि बॉडी ऊपर स्लाइड ना करे। दूसरे वाले क्वेश्चन में मिनिमम की वैल्यू भी आएगी, मैक्सिमम की वैल्यू आएगी। मिनिमम नीचे आने से रोकना है और मैक्सिमम ऊपर जाने से रोकना है। तो दोनों के आंसर अगले क्वेश्चन में भी देने हैं। रफ इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा, तो आपको दो क्वेश्चन घर से करके लाने हैं। बाकी कल मैं डिस्कस तो करूंगा इनको,